नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। देवभूमि उत्तराखंड में विकास और सुशासन के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज हरिद्वार में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री और इसके साथ ही सहकारिता मंत्री अमित शाह शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान ही करीब 427.41 करोड़ रुपए की लागत से 51 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी मौजूद रहे और कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार अपनी 4 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेगी और भविष्य की विकास योजनाओं की रूपरेखा भी साझा करेगी। इसी दौरान सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। मैया की मैं कहूंगा स्वागत है भाई, स्वागत है। आप कहेंगे अमित शाह जी का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मंच पर विराजमान दृढ़ संकल्प के धनी, अटूट प्रतिबद्धता और राष्ट्र सेवा की जीवंत प्रतिमूर्ति, आधुनिक भारत के लौह पुरुष, देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी, केंद्र सरकार के यशस्वी परिवहन एवं राज्य मंत्री भाई अजय टमटा जी, उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष आदरणीय ऋतु भूषण खंडूरी जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्रीगण, राज्य मंत्रिमंडल के मेरे सभी माननीय सहयोगी मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी एवं सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं पदाधिकारीगण, मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन जी एवं राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधु एवं प्रदेश के कोने कोने से पधारे आप सभी माताओं, बहनों और हमारे सामने के मंच पर विराजमान, जिनकी उपस्थिति हमको हमेशा हमारा प्रोत्साहन करती है, हमको ऊर्जा प्रदान करती है, ऐसे सभी पूज्य संतगण, में उन सब की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और इस विशिष्ट कार्यक्रम में आप सभी का इतनी विशाल संख्या में यहाँ पधारने के लिए आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये हम सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय। आज हमें उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दूसरे कार्यकाल के 4 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में हमारे पथ प्रदर्शक आदरणीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और आदरणीय अमित भाई शाह जी खंड बहुमत की सरकार के साथ सेवा करने का अवसर प्रदान किया था। आदरणीय गृह मंत्री जी, ये आपके कुशल सांगठनिक कौशल और अटूट संकल्प शक्ति के बल पर ही आज भारतीय जनता पार्टी न केवल विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, बल्कि सेवा, सुशासन और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ भारत के कोने कोने में विकास की नई गाथाएं लिख रही है। आपके कुशल नेतृत्व ने प्रत्येक जन मन गण के मन में एक नई ऊर्जा का संचार किया है, जिससे असंभव से दिखने वाले कार्य भी संभव हो रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आपके मार्गदर्शन में, जहां एक और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करने का ऐतिहासिक कार्य किया गया है, वहीं नागरिक संशोधन अधिनियम को लागू कर वर्षों से उपेक्षित हिंदू शरणार्थियों को सम्मान और सुरक्षा का अधिकार दिलाया गया है। यह आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है कि आज देश में गुलामी की मानसिकता वाले अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों को समाप्त कर भारतीय न्याय संहिता सहित 3 नए कानूनों के माध्यम से न्याय व्यवस्था को भारतीय आत्मा के अनुरूप बनाया गया है, जहां दंड नहीं बल्कि न्याय महत्वपूर्ण है। आदरणीय गृह मंत्री जी, यह आपके दृढ़ संकल्प का ही नतीजा है कि आज देश में आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी विघटनकारी शक्तियों पर प्रभावी अंकुश लग पाया है। जिन क्षेत्रों में कभी अशांति और भय का माहौल हुआ करता था, आज वो क्षेत्र विकास और समृद्धि के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। कश्मीर के जिस लाल चौक पर
कभी तिरंगा फहराना भी एक चुनौती माना जाता था। आज वहां पूरे गर्व और सम्मान के साथ भारत का तिरंगा लहरा रहा है। आपके दृढ़ निश्चय के कारण ही आज भारत को नक्सलवाद और आतंकवाद का सफाया करने में निर्णायक विजय प्राप्त होने जा रही है। महोदय, आपके अथक प्रयासों का प्रतिफल है कि आज देश सहकारिता के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है, जिससे करोड़ों किसान, ग्रामीण और छोटे उद्यमों के लिए नए नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं। आज के इस अवसर पर आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा हमारे पुलिस विभाग में 1900 चयनित आरक्षियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के साथ ही सीए के अंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों के आए हमारे शरणार्थी भाई बहनों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी नवनियुक्त होने वाले आरक्षियों को और भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले भाई बहनों को हृदय से बधाई देता हूं। यह आप सभी का सौभाग्य है कि आपको ऐसे महान व्यक्तित्व के कर कमलों से सम्मान प्राप्त हो रहा है, जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी मिलकर आज सशक्त और स्वावलंबी भारत के उस स्वप्न को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं जो हमारे महान पूर्वजों और स्वतंत्रता सेनानियों ने सजोया था। आदरणीय मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और उसे साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं। आप सभी भली भांति जानते हैं 2014 से पहले पूर्व दुनिया के देश भारत को कमजोर और पिछड़े राष्ट्र के रूप में देखते थे, परंतु आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व के कारण पूरी दुनिया भारत की सामर्थ्य, शक्ति और क्षमता के आगे नतमस्तक है। कि भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में जल्द ही उभरने वाला है, परंतु हमारे कांग्रेस के मित्रों को विश्व पटल पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और सम्मान रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करने के चक्कर में आज देश का विरोध करने लगे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा देश के अंदर एक पूरी विश्व की एआई बड़ी समिट के दौरान इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी और वैश्विक ग्लोबल लीडर्स के सामने भारत को नीचा दिखाने का प्रयास किया। अपने युवराज के अपरिपक्व नेतृत्व में आज पूरी कांग्रेस दिशाहीन और देश विरोधी हो चुकी है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सनातन का जय घोष चारों ओर गूंज रहा है। भारत अपनी जड़ों से जुड़ते हुए पुनः विश्व गुरु बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। चाहे अयोध्या जी में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बनना हो, काशी में काशी कॉरिडोर बनना हो, उज्जैन में महाकाल लोक बनना हो, या हमारे राज्य में केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान हो या नव निर्माण का काम हो। आज हमारी धार्मिक धरोहरों को संवारने का, सजाने का उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है, पर हमारे विपक्ष को ये सब रास नहीं आ रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को बनने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार द्वारा प्रदेश के समग्र विकास के साथ साथ हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भी निरंतर कार्य किया जा रहा है। आज जहां राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल और हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है, वहीं विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का हमने आयोजन किया था। 3,56,000 करोड़ के निवेश समझौते उस समय हुए थे। हमें गर्व है कि पिछले वर्ष आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों द्वारा 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश समझौतों को हमने धरातल में उतारने में सफलता प्राप्त की। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन से बीते 4 वर्षों में हमारे राज्य ने पहली बार कई उल्लेखनीय उपलब्धियों का साक्षात्कार किया है। पहली बार राज्य में G20 वैश्विक सम्मेलन का साक्षी बना, पहली बार राज्य में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ और पहली बार राज्य के खिलाड़ियों ने 100 से अधिक राष्ट्रीय खेलों में मेडल प्राप्त कर अंक तालिका में उत्तराखंड राज्य ने 7वां स्थान प्राप्त किया।
पहली बार राज्य में वर्ष भर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बृहद स्तर पर शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार ने बीते 4 सालों में हमारे राज्य की आर्थिकी में 1.5 गुना से अधिक की वृद्धि की हुई है और पिछले 1 वर्ष में राज्य की जीएसडीपी में 7.23% की बढ़ोतरी हुई है और प्रति व्यक्ति आय में 41% की वृद्धि हुई है। बीते 4 वर्षों में राज्य का बजट 60,000 से बढ़कर 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। बीते 4 वर्षों में राज्य में 20,000 से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए हैं। बीते 4 वर्षों में राज्य में स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर 1700 हो गई है। आज हेलीपोर्ट की संख्या 2 से 7 और वहीं हेलीपैड की संख्या 60 से बढ़कर 118 हो गई है। बीते 4 वर्षों में बिजली उत्पादन 3 गुना बढ़ गया है। राज्य में होटलों की संख्या में 25% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं नए होम स्टे की संख्या में 50% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। आज डबल इंजन की सरकार के कारण राज्य दोगुनी रफ्तार से प्रगति कर रहा है। इसी का परिणाम है कि आज हमारे राज्य में रिवर्स प्लायन 44% की बढ़ोतरी दर्ज की है। आज लोग पुनः अपने पैतृक स्थानों को, अपने गांवों को पुनः लौट रहे हैं। हम किसानों की आय वृद्धि करने के साथ साथ मत्स्य विकास के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्य बने। हमारा राज्य युवाओं को रोजगार देने के और अवसर उपलब्ध कराने में भी देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स स्टार्टअप रैंकिंग्स में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। हमें नीति आयोग भारत सरकार के 2023-24 के इंडेक्स में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हम वर्ष 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुए हैं। हमें पर्यटन, एविएशन और खेल के विकास से जुड़े क्षेत्रों में बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम तथा बेस्ट विलेज, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट जैसे राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। आज उत्तराखंड को नेशनल लॉजिस्टिक्स इंडेक्स, स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टेट एनर्जी एंड ग्रीन इंडेक्स जैसे कई राष्ट्रीय सूचकांकों में विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड के समग्र विकास के साथ साथ उत्तराखंड की सांस्कृतिक अस्मिता, पारंपरिक पहचान और डेमोग्राफिक संतुलन को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए भी संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी की प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन में हमने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करके सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। हमें गर्व है कि हम यूसीसी को हमने लागू ही नहीं किया, बल्कि उसे प्रभावी रूप से धरातल पर उतारने का काम किया है। कुछ लोग यूसीसी के बारे में तरह तरह का भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आज इसके सफल क्रियान्वयन ने उनके मुंह पर ताला लगा दिया है। भाइयों बहनों, आदरणीय गृह मंत्री जी की प्रेरणा से हमने राज्य में ऑपरेशन कॉलनेमी और सघन सत्यापन अभियान के माध्यम से घुसपैठियों के खिलाफ भी व्यापक स्तर पर कार्रवाई की है। वहीं हमने सख्त भू कानून बनाकर हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त पर लगाम लगाकर भू माफियाओं पर अंकुश लगाने का काम भी किया है। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का समग्र विकास और देवभूमि के गौरव को पुनर्स्थापित करने वाली डबल इंजन की सरकार चाहिए या विकास के नाम पर केवल अपनी तिजोरियां भरने वाली कांग्रेस। अब ये आपने सोचना है, आपको समान नागरिक संहिता चाहिए या धर्म की आड़ या कानून का मखौल उड़ाने वाली मुगल प्रस्त सोच चाहिए। आपको नकल विरोधी कानून चाहिए जिसको लागू करने के बाद हम 28,000 से अधिक युवाओं को नौकरी देने में सफल रहे हैं, या खुलेआम सरकारी नौकरियों की बोले लगाने वाली कांग्रेस। आपको देवभूमि के देवत्व और अस्मिता की रक्षा करने वाली भाजपा चाहिए या राज्य में लैंड जिहाद, लब जिहाद जैसे कुकृतियों को खुली छूट देने वाली कांग्रेस चाहिए। आपको धर्मांतरण विरोधी, दंगारोधी कानून या वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति वाली ये कांग्रेस चाहिए। आपको मदरसा बोर्ड समाप्त करके सबको एक समान शिक्षा से जोड़ने वाली भाजपा चाहिए या अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक उत्तराखंड को हम प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी और आत्मनिर्भर नहीं बना देते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद से हम सभी मिलकर उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को साकार करने में सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का आप सबकी तरफ से एक बार फिर से देवभूमि पधारने पर उनका अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए और उनका धन्यवाद करते हुए
कि जब भी हम किसी भी काम के लिए उत्तराखंड की कोई भी समस्या, कोई भी चुनौती होती है, वो हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं, हमेशा हमको प्रोत्साहन करते हैं, हमेशा हमको सहायता करते हैं। अभी अभी आपके ही मार्गदर्शन में, आपके ही कारण से भारत सरकार ने हमको जो 2027 में इसी कुंभ नगरी हरिद्वार में कुंभ मेला आयोजित होने वाला है, उसके लिए 500 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। मैं आपका आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। हम ये विश्वास दिलाते हैं कि कुंभ मेला हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, एक सनातन के गौरव को बढ़ाने वाला मेला होगा। इन्हीं के साथ आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हुए और राष्ट्रपति रामधारी सिंह दिनकर जी की इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वतों के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, धन्यवाद। आपके उद्बोधन के लिए हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और देवियों और सज्जनों, आज उत्तराखंड विकास, सुशासन और आत्मविश्वास के नए दौर में आगे बढ़ रहा है और इस विकास यात्रा को नई ऊर्जा देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं देश के उन नेताओं में से एक जिन्होंने भारत की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने और राष्ट्र की एकता को मजबूत करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, जिनका मार्गदर्शन उत्तराखंड को निरंतर प्राप्त होता रहा और जिनकी प्रेरणा से राज्य विकास और सुशासन की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए भारत सरकार के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का। हम उनसे आदर पूर्वक निवेदन करते हैं कि अपने प्रेरक उद्बोधन से हमें मार्गदर्शित करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। हो गया भैया, देख लिया आपको, बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। ओ भाई, अब बैठ जाओ, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। चलो, क्या हो गया भाई, उत्तराखंड वालों की आवाज को? अरे हो गया भैया, नहीं सुन रहे हैं आप? ओ क्या हो गया है भाई उत्तराखंड वालों की आवाज को? ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। आज हरिद्वार में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी भाई अजय टमटा जी, उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्षा श्रीमती रितु खंडूरी जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्री सतपाल महाराज जी, महेंद्र भट्ट जी, प्रदेश अध्यक्ष और सांसद महोदय, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड सरकार के एक ऐसे फैसले की जो सीधे अल्पसंख्यक समुदाय के हक और हित से जुड़ा है। जी हां, कैबिनेट ने हाल ही में अपने अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी है। अब सवाल यह है कि इस बदलाव का आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। देखिए इस खास रिपोर्ट में।
उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक 2026 को अधिनियमित करने की मंजूरी देकर राज्य में अल्पसंख्यक मामलों की संस्थागत व्यवस्था में अहम बदलाव का रास्ता खोल दिया है। सरकार के मुताबिक यह कदम केवल प्रशासनिक संशोधन नहीं है, बल्कि आयोग को अधिक सक्रिय, जवाबदेह बनाने की दिशा में लिया गया निर्णय है, ताकि समुदायों से जुड़े मुद्दों पर निर्णय और कार्रवाई दोनों तेज हो सके। सुपर विजिलेंस सिस्टम तैयार। इंटरैक्टिव शिकायत समाधान। 2002 में बना था आयोग, अब 2026 संशोधन में नई दिशा। शिकायतों पर होगी त्वरित कार्रवाई। प्रतिनिधित्व की संरचना पर फोकस। राज्य का तर्क साफ है, अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारियों की रक्षा तभी प्रभावी मानी जाएगी जब शिकायतों के निस्तारण, योजनाओं की निगरानी और प्रतिनिधित्व के ढांचे में व्यवहारिक मजबूती दिखाई दे। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए संशोधन में आयोग की संरचना और कामकाज के तरीके में बदलाव का प्रावधान किया गया है। इस पूरे ढांचे में संवैधानिक पृष्ठभूमि भी महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में रक्षा तथा उनकी संस्कृति और अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान है। उत्तराखंड सरकार ने इसी आधार को सामने रखते हुए कहा कि राज्य स्तर पर आयोग की भूमि को समय के अनुरूप मजबूत करना जरूरी था। दरअसल उत्तराखंड में मुस्लिम, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी और सिख समुदाय के अधिकारियों की सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर वर्ष 2002 में अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था। तब से अब तक समय समय पर संशोधन किए जा रहे हैं ताकि आयोग की उपयोगिता और प्रभाव बढ़ाया जा सके। सरकार का कहना है कि आयोग का मूल उद्देश्य संवैधानिक अधिकारों की रक्षा, समुदायों की समस्याओं की सुनवाई और विकास से जुड़े मुद्दों को आगे बढ़ाना है। 2026 के संशोधन को इसी निरंतर प्रक्रिया का अलग चरण बताया गया है, जिसमें संस्था को केवल सलाहकारी स्तर तक सीमित रखने के बजाय कामकाजी क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। संशोधन के बाद आयोग को अल्पसंख्यक मामलों में त्वरित कार्रवाई की अधिक सुविधा मिलने की बात कही गई है। इसका अर्थ यह है कि समुदायों से जुड़े मामलों को लंबित रखने के बजाय प्रतिक्रियात्मक स्तर पर तेजी लाई जा सकेगी। सरकार के अनुसार आयोग की संरचना और कार्य प्रणाली में ऐसे बदलाव किए गए हैं जिससे विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना आसान होगा। यह पहल इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि प्रतिनिधित्व का सवाल आयोग की विश्वसनीयता से सीधे जुड़ता है। जब समुदायों को लगे कि उनकी भागीदारी वास्तविक है, तो शिकायत दर्ज कराने से लेकर समाधान की प्रक्रिया तक भरोसा मजबूत होता है। राज्य सरकार ने इसी बिंदु को संशोधन की प्रमुख आवश्यकता के रूप में रेखांकित किया है। विधेयक में आयोग को पूर्णकालिक अवधि देने का प्रावधान शामिल किया गया है। सरकार का कहना है कि यह बदलाव आयोग को निरंतर और व्यवस्थित तरीके से कार्य करने में मदद करेगा। अब तक उठती रही मांगों के संदर्भ में इसे एक महत्वपूर्ण संस्थागत सुधार माना जा रहा है। नीतिगत स्तर पर देखें तो पूर्णकालिक व्यवस्था का सीधा असर फॉलोअप, फील्ड इनपुट और विभागीय समन्वय पर पड़ सकता है। यदि आयोग नियमित और लगातार काम करेगा तो समुदायों से जुड़े लंबित विषयों पर निगरानी और जवाबदेही दोनों बेहतर होने की संभावना रहती है। सरकार ने अपने बयान में इसी दिशा में सकारात्मक परिणाम की उम्मीद जताई है। साथ ही शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दों पर आयोग पहले की तुलना में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकेंगे। यानी साफ शब्दों में कहे तो यह संशोधन न सिर्फ अधिकारों को मजबूत करेगा, बल्कि अल्पसंख्यक समुदायों की भागीदारी और सशक्तिकरण को भी नई दिशा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV नेशनल। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।